गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। सभी को नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग। सभी लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाओ और शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। सभी लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। चलो बेटा, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। आज हमारी, ध्यान से देखो, एक तो कल हमारी स्टैटिक जीके की क्लास नहीं हुई थी, है ना। स्टैटिक जीके की क्लास नहीं हुई थी एक तो कल हमारी, और आज हमारी एक मिनरल वाली जो क्लास है ज्योग्राफी की वो नहीं हो पाई। ध्यान से देखो, ध्यान से, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है तुम्हारा। ध्यान से देखो, एक तो स्टैटिक जीके की क्लास नहीं हो पाई कल, एक अपनी ज्योग्राफी की क्लास नहीं हो पाई, और स्टैटिक जीके ये जो कल वाली थी ये आज के लिए शेड्यूल्ड थी, पर ये आज भी नहीं हो पाई क्योंकि हरीश सर का थोड़ा सा आज एक इवेंट था, वो हमारे साथ, आप लोग जानते हो 11 बजे आप लोगों ने देखा भी होगा, तो थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट हो गया था। हरीश सर घर पे भी आए थे, मिलने आए थे अभी, तो अभी उनके साथ जो है मिलने के चक्कर में क्लास जो है रीशेड्यूल करनी पड़ी, मुझे भी, साहिल सर को भी। तो देखो बेटा, स्टैटिक जीके की जो क्लास कल नहीं हुई और आज नहीं हुई, ठीक है, तो ये दोनों क्लासेस आपकी, ये दोनों क्लासेस का टाइम आपको कल मिल जाएगा, सैटरडे को, ठीक है। तो कोई नुकसान नहीं हुआ, ये दोनों क्लासेस आपकी कल हो जाएंगी, ठीक है। और ज्योग्राफी की जो क्लास है ये भी कल हो जाएगी, यानी सैटरडे को जहां पे क्लासेस जनरली नहीं होती, कल हमारी 3 क्लासेस होंगी। एक अपनी ज्योग्राफी की तो होगी ही, साथ ही साथ स्टैटिक जीके की भी 2 घंटे की क्लास तो होगी। तो आपका जो क्लास अभी कल और आज जो मिस हुई है ये कल कवर हो जाएंगी, तो आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, बिल्कुल लोड मत लेना। बाकी आज की जो 2 क्लासेस बची हुई है वो तो होंगी। अब जैसे हमारे पास आज हमारा ये पार्ट 2 है, आज हमारे पास ये क्या है बच्चों, ये हमारे पास पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस का पार्ट 2 है हमारे पास आज, तो इसको कवर करते हैं। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कल की स्टैटिक जीके और आज की स्टैटिक जीके की क्लास कल 2 घंटे की होगी, और आज की जो ज्योग्राफी की नहीं हुई वो भी कल होगी। तो 3 क्लासेस होंगी कल अपनी, ठीक है। चलो, तो रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस या इंडिसेस पार्ट 2। तो भैया पहला सवाल आपके सामने ये रहा। देखो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2022 रिपोर्ट, इंडियाज जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट वाज रेज्ड टू 9% for 2022-2023, and for 2023 and 24 it forecast the economy to grow by 7.1%. Who released this report? यानी सवाल ये है कि ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट होती है, इसको रिलीज कौन करता है, कौन सी संस्था इसको रिलीज करती है। यानी ये सारा का सारा डेटा बस ऐसे दे दिया तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, अरे ये कैसा क्वेश्चन आ गया, 9%, 7.1%, अरे हमसे तो नहीं होगा, छोड़ो आगे बढ़ो। तुम्हारी साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है ऐसा लंबा और ऐसा डेटा वाला क्वेश्चन देकर। वरना सवाल क्या है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है, ये रिपोर्ट किसने जारी की, ये सवाल है। ये तो फालतू का कंटेंट दिया हुआ है बीच में। तो अब ध्यान से सुनो मेरी बात। बेसिकली ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है, ठीक है भाई, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है ये साल में 2 बार आती है, ठीक है, एक वर्ष में। सभी लोग ध्यान से देखेंगे बेटा, बहुत मैं सिंप्लीफाई करके तुम्हें समझा रहा हूं। एक वर्ष में 2 बार ये रिपोर्ट पब्लिश होती है, एक वर्ष में 2 बार यह रिपोर्ट पब्लिश होती है, छपती है, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ये रिपोर्ट का काम क्या है, ये रिपोर्ट बताती क्या है, तो अभी बताता हूं आपको कि रिपोर्ट का काम क्या है। ध्यान से देखो बेटा, ये रिपोर्ट पब्लिश होती है एक साल में 2 बार, यानी 6-6 महीने के लिए, 6-6 महीने के लिए रिपोर्ट पब्लिश होती है। अब बात यह है कि सर ये रिपोर्ट बताती क्या है। बेटा सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ये रिपोर्ट बताती है कि किस देश की इकोनॉमी, किस देश की अर्थव्यवस्था की कंडीशन क्या है, किस देश की अर्थव्यवस्था का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो क्या रहेगा, इस देश की अर्थव्यवस्था की इकोनॉमिक रेट ये रहेगी। तो जैसे इंडिया का इन्होंने एस्टिमेट लगाया 2022-23 का 9%, ठीक है, और फिर 2023-24 का 7.1%। तो बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में डिफरेंट कंट्रीज की जो जीडीपी है,
जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसको मापा जाता है। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक क्या करती है, ये अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्थाओं को मापने का काम करती है। उनका एक एस्टिमेट जीडीपी बताती है कि अच्छा ये देश इतनी ग्रोथ करेगा। ठीक है, अब ये जो रिपोर्ट है इसको रिलीज करता है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, अब वर्ल्ड बैंक भी तुम जानते हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी तुम जानते हो, मैंने स्टैटिक जीके में वर्ल्ड बैंक भी तुम्हें डिटेल में पढ़ाया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी तुम्हें बताया। इकोनॉमिक्स हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, देखो ध्यान से, इकोनॉमिक्स में हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पढ़ेंगे फाउंडेशन में डिटेल में। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ इंडिया, ये तो भारत सरकार के अंडर एक ये मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय, जिसकी मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, जो ऐसा मानती हैं या कह सकती हैं कि बहुत सुंदर दिख रहे हो तुम, क्या तुम्हारी ब्यूटी पर जीएसटी लगा दिया जाए। देखा है वो वाला मीम ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ इंडिया जो है ये तो निर्मला सीतारमण जी के पास है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है बच्चों, ये इस रिपोर्ट को साल में 2 बार पब्लिश करती है। ठीक है, ये साल में 2 बार पब्लिश करती है इस रिपोर्ट को। पर बात यह है कि सर ये जो रिपोर्ट है ये आईएमएफ रिलीज करती है। तो सर आईएमएफ क्या है भैया? आईएमएफ मैंने तुम्हें बताया था कि यूनाइटेड नेशंस के अंडर, संयुक्त राष्ट्र के अंडर ये एक वित्तीय संस्था है। आईएमएफ क्या है बच्चों? संयुक्त राष्ट्र के अंडर एक वित्तीय संस्था है। संयुक्त राष्ट्र के अंदर ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है बच्चों? वित्तीय संस्था है। जो भी कंट्रीज इसकी मेंबर है आईएमएफ की, उन कंट्रीज को फाइनेंशियल मदद देती है ये संस्था। तो याद रखना, ये एक वित्तीय संस्था है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वित्तीय संस्था है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। और वित्तीय संस्था से जुड़ी हुई कितनी कंट्रीज हैं? इस आईएमएफ से कितनी कंट्रीज जुड़ी हुई है, कोई बता सकता है? मैंने स्टैटिक जीके की क्लास में बताया था सबको, जल्दी बताओ। वित्तीय संस्था है आईएमएफ, इसके कितनी कंट्रीज मेंबर्स हैं? सभी लोग बताएंगे बेटा, कितनी कंट्रीज मेंबर्स हैं? बताओ। 191 कंट्रीज इससे जुड़ी हुई हैं। यानी 191 कंट्रीज में से किसी भी कंट्री को कोई तकलीफ हुई फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से, तो आईएमएफ मदद कर सकती है। बाकी आईएमएफ की स्थापना जुलाई 1944 को हुई थी। जुलाई 1944 को हुई थी। और एक चीज याद रखना बेटा, इसका जो हेडक्वार्टर है, आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह है कहां पर? वॉशिंगटन डीसी में, यूएसए की कैपिटल में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो राजधानी है वहां पर है वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर आईएमएफ का। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। बाकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो भारत का सबसे बड़ा बैंक है। भारत में भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत की करेंसी को कंट्रोल करने वाली संस्था है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना आप सब जानते हैं कि इसकी स्थापना जो है 1935 में हुई थी, है ना, 1935 में। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। चलो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि आरबीआई के गवर्नर कौन है। फिलहाल आरबीआई के गवर्नर कौन है, जरूर बताओ भाई कमेंट सेक्शन में जल्दी। आरबीआई के गवर्नर, जब तक हम थोड़ा पानी पी लें, जल्दी से बताओ आरबीआई के गवर्नर कौन? बताओ भाई। बेटा शक्तिकांता दास रिटायर हो चुके हैं, शक्तिकांता दास हट चुके हैं, अब संजय मल्होत्रा हैं, संजय मल्होत्रा। ठीक है, शक्तिकांता दास रिटायर हो चुके हैं, अब संजय मल्होत्रा है नए वाले। ठीक है, तो याद रखना। बाकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की हेड तुम सब जानते हो कौन है? निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के बारे में क्वेश्चन आगे आ जाएगा तो वहां डिस्कस कर लेंगे इसको। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिलीज करती है साल में 2 बार वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट क्या करती है? ये विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी देती है। विभिन्न देशों की
विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी देती है, इकोनॉमी के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, तो विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाती है, उसके बारे में जानकारी देती है कि कौन सी देश की अर्थव्यवस्था कितनी कैसी चलेगी। चलो बहुत बढ़िया, तो ये हो गया अपना। आगे बढ़ते हैं। अ पेमेंट ट्रांसफर सिस्टम इज स्टार्टेड टू फैसिलिटेट द पेमेंट्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा भुगतान की सुविधा के लिए एक भुगतान हस्तांतरण प्रणाली शुरू की गई है। क्या नाम है उसका, कोई बता सकता है क्या? भारत सरकार की तरफ से कैशलेस पेमेंट के लिए, जैसे हम लोग फोन पे यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं ना, ये सब कैशलेस पेमेंट के लिए हम लोग फोन पे वगैरह, पेटीएम वगैरह यूज करते हैं, या गूगल पे, जीपे यूज करते हैं। तो वैसे ही भारत सरकार ने एक ऑफिशियल पेमेंट गेटवे बनाया था ताकि कैशलेस पेमेंट हो सके। तो बताओ भारत सरकार के द्वारा बनाया गया कौन सा कैशलेस पेमेंट है? सभी लोग बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, भारत क्यूआर कोड। भारत क्यूआर कोड, क्यूआर कोड समझते हो ना भाई? क्यूआर कोड वो ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर से बना रहता है। क्यूआर कोड हम लोग देखते हैं जब, जैसे मान लो हमें कहीं पे पेमेंट करना होता है तो क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं हम लोग अपने मोबाइल के कैमरा से या उस ऐप से जिससे पेमेंट करनी है ना? तो वो स्क्वायर सा बना रहता है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर का। तो याद रखना क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या है? किसी को मालूम है क्या क्यूआर कोड का फुल फॉर्म? क्यूआर का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स, है ना, तेजी से रिस्पॉन्स करने वाला कोड, क्विक रिस्पॉन्स। अब मैं जो क्विक रिस्पॉन्स बोल रहा हूं इसका अंदाजा तुम्हें मालूम है। जैसे ही हम उस कोड को, उस बार कोड को, उस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, तुरंत से एकदम से उस प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हैं जहां हमें पेमेंट करना है। तो क्विक रिस्पॉन्स कोड, है ना, क्विक रिस्पॉन्स कोड बोलते हैं क्यूआर कोड। बाकी एक चीज याद रखना, ये 2D इमेज होती है, 2D इमेज होती है, 3D इमेज थोड़ी होती है। वो क्यूआर कोड कैसी इमेज है? 2D इमेज है। 2D इमेज ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर्स की, काले और सफेद कलर के स्क्वायर्स की, है ना, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर्स की। सही बात है भाई? तो काले और सफेद कलर के स्क्वायर से बनी हुई 2D इमेज, यानी 2 डायमेंशनल इमेज है। क्विक रिस्पॉन्स कोड इसका पूरा नाम है, और इसको स्कैन किया जाता है हमारे स्मार्टफोन के कैमरा से, और उसके बाद तुरंत से स्कैन करके हम उस प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं जहां हमें पेमेंट करनी है। तो भारत क्यूआर कोड, याद रखना, भारत सरकार के द्वारा कैशलेस पेमेंट को इजी बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। कैशलेस पेमेंट को यानी बिना कैश की जो पेमेंट है, कैशलेस पेमेंट को इजी बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। इजी बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है बच्चों? क्लियर? समझ में आ गया बेटा? बेटा अभिषेक, ये देखो, ये एटीएम बैच है। इस एटीएम बैच में क्वेश्चंस के साथ जो एक्सप्लेनेशन है ये आपको ये मिल रहा है। ये सारे नोट्स मिलते हैं, पीडीएफ अपलोड होती है रेगुलरली, तो आप देख सकते हो। ठीक है, यही नोट्स आपको मिलेंगे। बाकी अगर आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए अपने सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, तो फिर वो आपको फाउंडेशन में मिलते हैं, यहां नहीं मिलते बेटा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हिंदी में सी और डी ऑप्शन सेम है। हाँ तो देखो मैं बताता हूं, सेम नहीं है, हमें यहां ट्रांसलेट नहीं करना बेटा। हिंदी में कोई दिक्कत नहीं, एक्चुअल में इंडिया क्यूआर कोड और भारत क्यूआर कोड, हमें नाम देखना है। ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको हम यहां पे इंडिया क्यूआर कोड कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ट्रांसलेटर तो इंडिया को भारत ही ट्रांसलेट करेगा, है ना। इसको हम कर देते, तुम सिर्फ नाम देखना। ठीक है, इसको तो अभी कर देते हैं। ये लो, तुम्हारी पीडीएफ जब आएगी ना तुम्हारे पास, तो ये इंडिया ही लिखा हुआ आएगा, डोंट वरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये लो, अब ठीक है, इंडिया क्यूआर कोड, अब क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये पेमेंट गेटवे, ये जो पेमेंट गेटवे है बच्चों, ये लॉन्च कब हुआ था? कोई बता सकता है क्या? जल्दी से बताओ, ये लॉन्च कब हुआ था? जल्दी बताओ, लॉन्च कब हुआ था ये भारत क्यूआर कोड? जो ये जो पेमेंट गेटवे है, ये लॉन्च कब हुआ था?
ये हुआ था बच्चों सितंबर 2016 में। तो कोई हाल ही की घटना नहीं है, 8 साल हो गए बेटा इसको, ठीक है, सितंबर 2016 में। तो सितंबर 2016 में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इन 2023 व्हाट इज द रेट ऑफ इंडिया इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। 2023 में महिला श्रम बल भागीदारी में भारत की दर क्या है। यानी सीधा सीधा आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में महिलाएं कितना प्रतिशत काम में लगी हुई हैं। यानी भारत में महिलाएं काम तो करती हैं, आप सब जानते हैं, वर्क फोर्स का पार्ट है कि नहीं महिलाएं। महिलाएं 10 जगहों पर काम कर रही हैं, कई सेक्टर्स में काम कर रही हैं, चाहे वो इंजीनियर हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो सरकारी नौकरियों में है, चाहे वो मजदूरी में है, हर जगह महिलाओं का योगदान तो है ही। तो ये पूछा जा रहा है कि भारत में जो वर्क फोर्स है, सपोज करो 100% है, महिलाएं पुरुष सब मिलके 100% लोग हैं जो काम में लगे हुए हैं, तो उस 100% में से सिर्फ महिलाओं का योगदान कितना है। 100% में से महिलाओं का योगदान कितना है। तो भारत में महिला श्रम बल भागीदारी कितनी है 2023 के हिसाब से, कोई बता सकता है क्या? बताओ बेटा। 23.3%, 32%, 37%, 43.3%। 2023 की बात कर रहा हूं मैं, और मैं एकदम ऑफिशियल डेटा लेके आया हूं। अच्छा देखो, ये सारे पीवाईक्यूज थे, पीवाईक्यूज में कहीं 2017 लिखा हुआ था, कहीं 2016, कहीं 2018। हम लेटेस्ट डेटा की बात करें, मैंने वो डेटा चेंज कर दिया है, ईयर चेंज कर दिया, इधर का डेटा चेंज कर दिया। 32% नहीं बेटा, 32% नहीं, 37%, 37%। तो 37, 100% में से 37% जो है महिलाएं हैं जो वर्क फोर्स में लगी हुई। यानी भारत में जितना भी श्रम बल है जिसमें महिला पुरुष लगे हैं, उसमें 37% महिलाएं हैं, बाकी क्या है बच्चों, बाकी पुरुष हैं। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं? क्लियर है इतना? बताओ भाई, क्लियर है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा मैं तुम्हें यह भी बता देता हूं, महिला श्रम बल का डेफिनेशन क्या है। देखो, अगर किसी को ना समझ में आया हो तो कोई भी महिला अबे महिला, मैं तो भूल गया कैसे लिखते हैं। हाँ ठीक है, कोई भी महिला, मुझे लग रहा था बड़ी की मात्रा आएगी। कोई भी महिला जिसकी उम्र या जिसकी आयु 15 वर्ष या उससे ज्यादा है, और वह भारत में किसी भी तरह के कार्य में संलिप्त है, यानी इन्वॉल्व है। और संलिप्त, देखो ध्यान से, अरे संलिप्त है, ठीक है। तो देखो, कोई भी महिला जिसकी आयु 15 वर्ष है या उससे ज्यादा है, अगर वो भारत में रहकर किसी भी कार्य में इन्वॉल्व है, मैं जब बोल रहा हूं किसी भी कार्य में, तो मैं लीगल काम की बात कर रहा हूं, जहां उसके लिए उसे पैसा मिलता है, वो अपना लीगली काम कर रही है, मेहनत कर रही है, जिसके लिए उसे पैसा मिलता है। तो कोई भी महिला जिसकी आयु 15 वर्ष या उससे ज्यादा है, और अगर वो भारत के वर्क फोर्स में शामिल है, अगर श्रम बल में शामिल है, तो उसे हम बोल देंगे महिला श्रम बल। ठीक है बेटा, और याद रखना, ये भारत में 2023-24 में जो डेटा आया है वो हमारे पास कितना है, 37%। और 2017-18 में कितनी थी महिलाएं हमारे यहां, 23.3%। तो 2017-18 में 23.3% थी, 2023-24 में यानी इन 7-8 सालों में 37% हो गई। तो मतलब तेजी से बढ़ोतरी तो हुई है, इंप्रूवमेंट तो है यार, इंप्रूवमेंट तो है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं, महिला श्रम बल भागीदारी को शॉर्ट में बोलते हैं फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो भारत में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है,
कितना है 37%। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया सब लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024, इंडिया इज ऑन 4th प्लेस इन वर्ल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रैंक इज नॉट अबव द रैंक ऑफ इंडिया। भाई ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है ना भाई, ये मिलिट्री स्ट्रेंथ को नापता है, सैन्य शक्ति को नापता है, मिलिट्री स्ट्रेंथ। यानी अब तुमसे यहां पे पूछा जा रहा है कि भारत की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, भारत की जो सैन्य शक्ति है, जैसे हम लोग कई बार कंपेयर करते हैं ना, जब पाकिस्तान के साथ कोई मनमुटाव हो जाता है या चाइना के साथ कोई मनमुटाव हो जाता है, तो हम लोग कंपेयर करते हैं कि भारत की सेना और चीन की सेना में कौन ताकतवर है। भारत के पास इतने टैंक्स, भारत के पास इतने एटॉमिक बॉम्ब्स, भारत के पास इतने सिपाही, चाइना के पास इतने। तो वही काम करती है ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है वो देश की मिलिट्री स्ट्रेंथ को, सैन्य शक्ति को मापने का काम करती है। तो भारत की सैन्य शक्ति पूरे वर्ल्ड में 4थे नंबर पर है। यानी भारत की जो आर्मी है, भारत की जो मिलिट्री है, मिलिट्री का मतलब है सिर्फ आर्मी नहीं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तो भारत की जो मिलिट्री है वो 4थे नंबर पर है। समझ रहे हो बेटा, भारत की मिलिट्री जो है 4थे नंबर पर है। तो हमसे ऊपर कौन सी 3 कंट्रीज हैं, कोई बता सकता है? पिंटू बोल रहा है सर पॉलिटी की 31 और 32 नंबर की क्लास, मतलब क्लास नहीं मिल रही है बेटा या पीडीएफ नहीं है, ये बताओ। हाँ ये दिक्कत तो है, महिलाओं के जो घर में रहकर जो काम किए जाते हैं, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, अगर उसको हम वर्क फोर्स कंसीडर कर लें और उसके लिए उन्हें पैसा दिया जाए, तो भारत में महिलाओं से अमीर कोई नहीं है भाई। इतनी मेहनत, इतनी काम करती, तुम देखो ना यार, हमारी मम्मी वगैरह कितना काम करती थी। अभी तो चलो, अब जैसे मैं अर्न करता हूं तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि अपनी मदर की हेल्प करने के लिए, भाई मदर को क्या है, हम लोगों की जो मम्मियां हैं, हमारी जनरेशन के जो लोग हैं, उनकी मम्मियां क्या है, उनको काम किए बिना चैन नहीं मिलता। अगर आप उन्हें ये कहोगे ना कि मम्मी आप आराम करो, हम आपके लिए मेड का इंतजाम करवा देते हैं या हाउस हेल्प का इंतजाम करवा देते हैं, बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे उसका काम पसंद नहीं है, मैं अपने काम खुद करूंगी। ऐसी होती है हमारी मम्मियां। तो तो अगर उनके काम को कंसिडर किया जाए तो भाई उनसे अमीर कोई है नहीं, क्योंकि इतना काम करती हैं वो। ठीक है, बिल्कुल। चलो निहार, ठीक है बेटा, मैं देखता हूं। पिंटू बोल रहा है क्लास ही नहीं है सर। अरे वो क्लासेस क्या होती है ना, कई बार अलग फोल्डर में चली जाती हैं, वो होंगी तो सही, पर वो किसी अलग फोल्डर में गई है, तो वो देख के बताना पड़ेगा। मैं टीम को बोलता हूं, वो देखेंगी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। देखो यहां पे, तो देखो भारत जो है मिलिट्री स्ट्रेंथ में, भारत की जो सेना है वो 4th रैंक पर है। यानी हमारे पास विश्व की 4थी सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल सेना है, 4th रैंक पर है। भारत के पास विश्व की 4थी सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल सेना। तो हमारे ऊपर 3 देश कौन से हैं? हमारे ऊपर 3 देश हैं, एक तो अमेरिका, फिर रशिया, फिर चाइना। तो पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे रशिया, तीसरे नंबर पे चाइना, चौथे पे हम खुद हैं, 5वें पे साउथ कोरिया। 5वें पे कौन से बच्चों? साउथ कोरिया। 5वां भी बता रहा हूं, देखो साउथ कोरिया। और 6वें नंबर पर है यूके, 6वें नंबर पर है यूके। और आपसे सवाल पूछा गया है कि इनमें से वो कौन सा देश है जो हमसे ऊपर की रैंक नहीं रखता? तो यूके हमसे ऊपर की रैंक नहीं रखता, यूके की रैंक क्या है? 6वीं रैंक है। क्लियर है बच्चों? यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड वगैरह की रैंक क्या है? 6वीं है। हमारे तुरंत बाद साउथ कोरिया है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो आंसर क्या हो गया बच्चों? यूके, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट, according to world's wealthiest cities report 2024 at global level, Mumbai is on which place in richest city of the world? वैश्विक स्तर पर विश्व के सबसे अमीर शहरों की रिपोर्ट 2024 के अनुसार, ठीक है, ये एक रिपोर्ट है, वर्ल्ड्स वेल्थिएस्ट सिटी रिपोर्ट 2024 एट ग्लोबल लेवल। तो मुंबई इज ऑन विच प्लेस इन रिचेस्ट सिटी ऑफ वर्ल्ड? तो मुंबई कौन से स्थान पर है? 10वें स्थान पर, 11वें स्थान पर, 15वें स्थान पर या 24वें स्थान पर? सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करेंगे। अभी का रिस्पॉन्स करो 2024 के हिसाब से। तुम पीछे वाला, मैंने बोला ना, मैंने क्वेश्चन बदल दिया है, मैंने डेटा बदल दिया है,
तो उस हिसाब से बताओ, ऐसे तुक्का मत मारो और भेड़ चाल में मत चलो बिल्कुल भी। भेड़ चाल में चल रहे हैं ससुरे, बताओ। बताओ भाई, मैं तुम्हें बताता हूं, देखो ये जो रिपोर्ट है ना भाई, वर्ल्ड्स वेल्दीएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024, विश्व के सबसे अमीर शहरों की रिपोर्ट 2024, ये वार्षिक रिपोर्ट है, यानी एनुअल रिपोर्ट है, यानी हर साल आने वाली रिपोर्ट है ये, ठीक है, हर साल आने वाली रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट है। और इस एनुअल रिपोर्ट को कौन निकालता है वो भी बता देता हूं, कल को कभी पूछ ले तो। एनुअल रिपोर्ट पब्लिश्ड बाई, यानी किसके द्वारा प्रकाशित होती है, ध्यान से देखो, पब्लिश्ड बाई हेनले एंड पार्टनर्स, ये कंपनी है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये संस्था है जिसके द्वारा ये निकलती है, हेनले एंड पार्टनर्स। तो इस संस्था के द्वारा ये रिपोर्ट, विश्व के सबसे अमीर शहरों की रिपोर्ट छापी जाती है, वर्ल्ड्स वेल्दीएस्ट सिटीज रिपोर्ट छापी जाती है। और इसमें पहले नंबर पर तो बच्चों न्यूयॉर्क है। पहले नंबर पे कौन सी है, न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क सिटी यूएसए की। और अब हमसे पूछा गया कि मुंबई का क्या स्टेटस है, तो बेटा मुंबई 24वें नंबर पर है, 24th नंबर पर है, 24th रैंक पर है मुंबई, ठीक है। 24वीं सबसे अमीर सिटी है मुंबई इंडिया की। और मुंबई को तो तुम जानते हो, मुंबई को तो भारत की इकोनॉमिक कैपिटल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, आर्थिक राजधानी, भारत की आर्थिक राजधानी भी बोलते हैं इसे, भारत की आर्थिक राजधानी। अब इतनी अमीर सिटी है तो भारत की आर्थिक राजधानी तो होगी। वैसे प्रशासनिक राजधानी दिल्ली है, पर आर्थिक राजधानी हम किसे मानते हैं, ऐसी ऑफिशियली नहीं है, बस मानते हैं, वो है मुंबई। तो 24वें स्थान पर है मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट, विच इंडियन सिटी टॉप द रैंक इन 2023 ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स विच इज प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर्स। गृह एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए 2023 ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष स्थान पर है। पहले तो मैं आपको बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर्स यानी गृह एवं शहरी मामलों का मंत्रालय है। इस मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है, एक सूचकांक जारी किया जाता है जिसे बोलते हैं ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, इसका मतलब क्या मैं आपको बताता हूं। ये इंडेक्स ये बताता है कि कौन सा शहर भारत में कौन सा शहर नागरिकों के रहने के लिए बेस्ट है, रहने के लिए उचित है। समझ में आ रहा है बेटा? ये इंडेक्स क्या बताता है कि भारत के नागरिकों को अगर कहीं पर रहना है, कहीं पर बसना है, तो वो इस सूचकांक, इस इंडेक्स से आइडिया ले सकते हैं, क्योंकि ये इंडेक्स बताता है कि बेस्ट सिटी टू लिव, है ना भाई, बेस्ट लिवेबल सिटी, रहने योग्य सिटी कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं कि इस ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के हिसाब से पहली रैंक किसकी है बच्चों? फर्स्ट रैंक मिली है बच्चों बेंगलुरु को। किसको मिली है? बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को। समझ में आया कि नहीं? ये बेस्ट शहर माना गया है 2023 में जिसमें रहा जा सकता है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, ये ऐसे बेंगलोर भी बोलते हैं, ठीक है। कर्नाटक की राजधानी, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु। फिर तुम बोलोगे सर दूसरे नंबर पे, बेटा दूसरे नंबर पे पुणे है, ठीक है। पहले नंबर पे ये, सेकंड रैंक है पुणे की। अच्छा, ये ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में ना स्कोर भी देते हैं, कौन सा शहर नागरिकों के रहने के लिए उचित है। तो इसमें स्कोर दिया जाता है आउट ऑफ 100। तो जिस सिटी का भी स्कोर बढ़िया होता है वो रहने लायक बढ़िया है। तो स्कोर
स्कोर आउट ऑफ 100 दिया जाता है। अब तुम बोलोगे सर बेंगलुरु का क्या स्कोर है, पुणे का क्या स्कोर है, और क्या सर हमें सिर्फ 2 ही याद रखनी है? नहीं, तुम तीसरी भी याद रख सकते हो। तीसरी देखो, थर्ड रैंक दी है अहमदाबाद को, थर्ड रैंक अहमदाबाद, अहमदाबाद थर्ड रैंक। सर स्कोर क्या है सर बेंगलुरु का, पुणे का, अहमदाबाद का? सर स्कोर तो बता दो, कोई जानता है क्या स्कोर? बेंगलुरु को कितना स्कोर मिला होगा? 60 प्लस मिला है, चलो हिंट देते हैं, 60 प्लस मिला है। कोई बता सकता है बेंगलुरु का स्कोर? बताओ बेटा सभी लोग, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ, सभी लोग बताएंगे। 66.70 बेंगलुरु का स्कोर क्या है? 66.70 100 में से। वही पुणे का जो स्कोर है बच्चों, पुणे का जो स्कोर है वो है 66.27, 66.27। अहमदाबाद का स्कोर कोई बता सकता है? अहमदाबाद का स्कोर बताओ बेटा सभी लोग जल्दी से, अहमदाबाद का स्कोर जल्दी, अहमदाबाद का स्कोर बताओ बताओ बताओ, कितना है? 64.87, 64.87। समझ में आया? क्लियर है? यस और नो में जवाब दो सभी लोग जल्दी से, यस और नो में जवाब दो भाई, जल्दी बताओ। क्लियर है? सर इंदौर तो क्लीनेस्ट सिटी है, तो वो कौन सी रैंक पे है? बेटा टॉप 10 में नहीं है इंदौर, ठीक है? तो अब जब सारा टॉप 10 में नहीं है तो मतलब फिर, और देखो सिर्फ स्वच्छता जरूरी नहीं है कि रहने के लायक है। स्वच्छता के अलावा बहुत सारी और फैक्टर्स देखे जाते हैं जो जरूरी हो जाते हैं किसी सिटी में रहने के लिए। आप लोग क्या देखोगे? सबसे पहले आप ये देखोगे कि वो सिटी जो है एक तो साफ सुथरी तो हुई, साथ ही साथ कंजस्टेड ना हो, साथ ही साथ वहां पर हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वहां पर रोजगार की उपलब्धता, वहां पर अपना सड़कें कैसी हैं, रेलवे का कनेक्शन कैसा है, समझ लो भाई। तो ये सब कुछ देख के फिर किसी सिटी को ये दर्जा दिया जाता है। तो याद रखो बेटा, तो यहां पर यानी अगर टॉप 10 के अंदर नहीं है तो मुझे तो उसका स्कोर भी नहीं मालूम इंदौर का। इंदौर स्वच्छ शहरों में पहले नंबर पर है, पर इस तरह की रैंकिंग मुझे नहीं मालूम उसकी क्या है, तो मैं गलत नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है? बिल्कुल। शत्रुधन कुमार बोल रहा सर मैं बेंगलुरु में रहता हूं। बिल्कुल बेटा, हाँ वो बात अलग है कि बेंगलुरु में रहना थोड़ा सा ये मान के चलो महंगा है, कॉस्टली है, प्लस ट्रैफिक की दिक्कत है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं। जितने भी हमारे देश में इंजीनियर्स बनते हैं उनका सपना होता है या तो यूएसए के कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली में जाके काम करेंगे, या फिर भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में काम करेंगे, है ना भाई? नो खुशबू, नो, आई हैव नेवर विजिटेड इंदौर, पर आई वुड लाइक टू, क्योंकि सबसे स्वच्छ शहर देखना तो बनता है भाई, है ना? चलो, तो ये हो गया भैया बेंगलुरु। चलो, तो ये बेंगलुरु हो गया, पुणे बता दिया, अहमदाबाद बता दिया, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, व्हाट इज पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इकोनॉमी इन 2024? विश्व बैंक के अनुसार 2024 में विश्व अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान क्या है? बताओ। तो यार भारत की अर्थव्यवस्था, 200 से ज्यादा देश है अपने पूरे वर्ल्ड में, 200 से ज्यादा कंट्रीज हैं, तो भारत की अर्थव्यवस्था इन 200 से ज्यादा अर्थव्यवस्थाओं में कौन सी रैंक पर है? बताओ बेटा सभी लोग। बिल्कुल बिल्कुल खुशबू, बिल्कुल, अगर आएंगे तो मतलब चाहते हैं कि अमेज हो जाए हम, क्योंकि इतना सुना है इंदौर के बारे में, है ना? चलो बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर 5th रैंक है इंडिया की, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है भारत, है ना भाई, वर्ल्ड बैंक के अनुसार। अब तुम सब जानते हो वर्ल्ड बैंक, मैंने तुम्हें बताया जैसे आईएमएफ यूनाइटेड नेशन की वित्तीय संस्था है, वैसी वर्ल्ड बैंक भी यूनाइटेड नेशंस की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यानी वित्तीय संस्था है। इसका भी लगभग वही काम है, इसका भी लगभग वही काम है जो आईएमएफ का है, अपने सदस्य देशों की फाइनेंशियल मदद करना जब वो मुसीबत में हो। यूएन की वित्तीय संस्था है। अच्छा, विश्व बैंक की स्थापना और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कोई बता सकता है क्या? इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, इसका हेडक्वार्टर बता दो, अगर कोई बता पाए तो।
जल्दी बताओ, स्टैटिक जीके में बढ़िया तरीके से पढ़ाया है मैंने, जल्दी से बताओ। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है और इसकी स्थापना बता दो जल्दी से। देखो, इसका और आईएमएफ का हेडक्वार्टर सेम ही जगह है, वॉशिंगटन डीसी, ये याद रखना। दोनों वित्तीय संस्थाएं, दोनों का हेडक्वार्टर एक ही जगह है, वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। और इस्टेब्लिशमेंट इसका भी 1944 में ही हुआ। और इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं, सदस्य देश हैं, जैसे उसके तो 191 थे, इसके 189 है। वर्ल्ड बैंक के सदस्य देश कितने हैं बच्चों? 189। अब बात यह है कि सर भारत तो 5वें नंबर पर है, हमें पता चल गया सर भारत तो 5वें नंबर पर है। क्या भारत से बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं 4 के सर उनके नाम जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, आपको पता होना चाहिए बेटा। पहले नंबर पर तो यूएसए, सही बात है, पहले नंबर पर तो यूएसए, दूसरा, तीसरा और चौथा। कोई बता पाए तो मजा आ जाएगा यार। दूसरे नंबर पे बताओ, तीसरे चौथे पर तो वो देश हैं जो शायद तुमने सोचे भी नहीं होंगे। बताओ दूसरे नंबर पे कौन सा है? सभी लोग बताएंगे, बता सकते हो, दूसरे का तो आइडिया होगा तुम्हें, है ना? बताओ बताओ। बिल्कुल, देखो दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर बताओ जापान या जर्मनी, जल्दी बताओ, जापान या जर्मनी, जल्दी। तीसरे नंबर पे जापान या जर्मनी? जापान, छोटा सा देश है पर ऐसी तैसी कर रखी है, और ये जर्मनी। और 5वें पे हम लोग हैं। अच्छा, इंडिया की जो इकोनॉमी है, क्योंकि हम 5वें सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो हमारे पास इकोनॉमी है कितनी बड़ी? वैल्यू में अगर हम देखें तो 3.89 ट्रिलियन, ठीक है, 3.89 ट्रिलियन। एक बार खुद से जरा चेक करना, मैं तो बता ही दूंगा 3.89 ट्रिलियन कितने होते हैं, तो तुम्हें लगेगा झटका कि कितनी बड़ी इकोनॉमी है। 3.89 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, इतनी बड़ी इकोनॉमी है भारत की, ठीक है। और इतनी वैल्यू के साथ हम 5वां स्थान रखते हैं वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग। क्लियर बेटा? चलो, Which of the following state has launched the happiness department in 2016 AD? AD का मतलब वही ईयर। बताओ भाई 2016 में, सन 2016 में कौन से राज्य ने, मतलब ये पहला राज्य बना भारत का ऐसा करने वाला, कौन से राज्य ने प्रसन्नता विभाग लॉन्च किया? बताओ बेटा, बताओ कौन सा राज्य है जो पहला राज्य बना भारत का जिसने हैप्पीनेस डिपार्टमेंट लॉन्च किया 2016 में? क्या बात है श्वेता बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र नहीं, एमपी, बिल्कुल खुशबू। तो भैया यहां पे हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा एमपी। तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश 2016 में वो राज्य बना जिसने हैप्पीनेस इंडेक्स जैसा ही, जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स तो क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो, हैप्पीनेस इंडेक्स तो भूटान का अपनी अर्थव्यवस्था को नापने का तरीका, जैसे अपने यहां क्या है, अपने यहां जीडीपी नापते हैं। भाई भारत में तो क्या नापते हैं? अगर अर्थव्यवस्था नापनी तो हम लोग क्या देखते हैं? भारत की जीडीपी देखते हैं। भारत में अर्थव्यवस्था को नापने का तरीका क्या है? जीडीपी नापना। यानी जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता है वो भी बताऊंगा। सकल घरेलू उत्पाद, हिंदी में क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। इसका मतलब यह है, जीडीपी का मतलब यह है, सकल घरेलू उत्पाद का मतलब यह है कि पूरे एक साल में भारत में जितनी भी चीजें बन रही हैं, जितनी भी कमोडिटीज, जितनी भी वस्तुएं बन रही हैं, या जितनी भी सर्विसेज पैदा हो रही हैं, सेवाएं पैदा हो रही हैं, उन सब की वैल्यू। तो भारत में पूरे एक साल में बनने वाली चीजें और क्रिएट होने वाली सर्विसेज की वैल्यू को हम बोलते हैं जीडीपी। यानी साल भर की जीडीपी हमें पता चल जाती है, साल भर की इकोनॉमी हमें पता चल जाती है। तो भारत में तो अर्थव्यवस्था को नापने का तरीका क्या है? जीडीपी। पर भूटान में बच्चों, भूटान में जीडीपी से उनकी अर्थव्यवस्था नहीं नापी जाती। भूटान में उनके पास एक इंडेक्स है, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स, जीएचआई। ठीक है भाई, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स यानी सकल
प्रसन्नता, सकल प्रसन्नता सूचकांक। यानी भूटान के लोग तरक्की कर रहे हैं या नहीं, ये उनकी अर्थव्यवस्था, उनके पैसे से पता नहीं चलता, ये पता चलता उनके खुश होने के लेवल से। भाई मान लो, देखो हमारे यहां पर हम लोग सक्सेसफुल किसे मानते हैं? जिसके पास बहुत पैसा हो, है ना, वो हमारे लिए सक्सेसफुल हो जाता है। बहुत कमाया, बहुत बचाया, है ना, उसे हम बोलते हैं सक्सेसफुल। पर अगर मैं ये कहूं कि पैसे से सक्सेस नहीं नापी जा रही है, यहां पर भूटान में क्या नापी जा रही है कि अगर कम पैसा भी है पर वो व्यक्ति संतुष्ट है अपने जीवन से, वो खुश है अपनी लाइफ में, तो बोला जाता है कि भाई आदमी जो है तरक्की कर रहा है, देश तरक्की कर रहा है। और एक्चुअली में यही होना चाहिए कि लोग कितने खुश हैं, उस खुशी के लेवल को आप पता कर ले रहे हो, तो मतलब आप अर्थव्यवस्था को नाप पा रहे हो। समझ में आ रही है बात? क्योंकि यार देखो, पैसा तो ऐसी चीज है ना कि वो, उसका लालच तो कभी खत्म नहीं होगा। आज मैं जितना कमा रहा हूं, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मैं और ज्यादा कमाऊं। ठीक है, तुम सोच रहे हो कि यार हमारी सरकारी नौकरी लग जाए, और अब तो 8th पे कमीशन भी आ गया, तुम्हारी तो वैसी मौज हो गई अगर सरकारी नौकरी लग गई तो, है ना। तुम सोचेगा अरे यार ये 10 साल में क्यों आता है पे कमीशन, साला 5 साल में आना चाहिए या 4 साल में एक बार आना चाहिए, 4-4 साल में बढ़िया इंक्रीमेंट लगेगा। हर किसी को ज्यादा कमाने की उम्मीद रहती है ना, क्योंकि हम लोगों के लिए वही सक्सेस है। पर भूटान के लिए और साथ ही साथ हमारे मध्य प्रदेश के लिए यह जरूरी हो गया है कि व्यक्ति कितना खुश है। अगर वो खुश है मतलब वो तरक्की कर रहा है। ठीक है, तो हैप्पीनेस डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस करने वाला भारत का पहला राज्य बना बच्चों मध्य प्रदेश। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू 2024 ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI, आउट ऑफ 127 कंट्रीज, रैंक ऑफ इंडिया इज, बताओ भाई 2024 ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार 127 देशों में से भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी भारत में कितनी भूखमरी है, भारत में कितने लोग भूख प्यास से मर रहे हैं, वो नापता है ये। कोई रैंक बता सकता है? बताओ भाई, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट, उसके बेसिस पे बताओ, बताओ। बिल्कुल, भारत की रैंक है 105। बहुत बढ़िया। अगर आप 105 बोल रहे हो, जो कई सारे बच्चे बोल रहे हैं 105, बिल्कुल ठीक है, 105 रैंक है। अच्छा, इसमें स्कोर रहता है बच्चों, इसमें स्कोर रहता है 0 से 100 के बीच में, 0 से 100। अगर 0 के जितना नजदीक होगा उतना, मैंने कल तुम्हें एक चीज और बताई थी, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ठीक है, याद है? 0 के जितना करीब होगा जो स्कोर उतना घटिया, और 100 के जितना नजदीक होगा उतना बढ़िया। यहां पे क्या होगा बताओ? यहां पे क्या होगा? यहां पे स्कोर 0 के आसपास रहेगा तो क्या रहेगा बताओ? यहां 0 के आसपास रहेगा तो बेस्ट है, ये उल्टा है यहां पर, और 100 के आसपास रहेगा तो वर्स्ट है, खराब है। तो हमारा जो स्कोर है, भारत का जो स्कोर है बच्चों, वो है 27.3। अब तुम बोलोगे सर थोड़ा ठीक ही है, ये भी बहुत ज्यादा है, ये भी बहुत ज्यादा है बच्चों। 27.3 हमारे यहां मतलब इसको क्या माना जा रहा है? सीरियस कैटेगरी है भाई, ये सीरियस कैटेगरी, हमारे यहां सीरियस कैटेगरी लेवल की भुखमरी है। इतनी भुखमरी 27.3 अगर स्कोर आ रहा है तो मतलब बहुत तगड़ी भुखमरी है। ये स्कोर अगर 4-5 रहता तो ठीक था, पर 27.3, और जितना ये और ऊपर बढ़ता जाएगा उतना खतरनाक होता जाएगा। तो हमारे यहां भुखमरी ठीक ठाक है, बढ़िया वाली भुखमरी है। इधर पे सीरियस कैटेगरी कंसीडर किया जाता है, 27.3 का स्कोर है अपना इधर पे। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमारा आज का जो ये कंटेंट है रिपोर्ट्स और इंडेक्स वाला, मुझे लगता है कि इसका एक पार्ट और बन जाएगा, सारे ही कवर कर लेंगे तो खत्म ही हो जाएगा पूरा मामला। एक पार्ट और बनेगा जहां तक मुझे उम्मीद है। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? बेटा सुनो मेरी बात, सुनो। जो भी लोग फाउंडेशन में हैं और थ्योरी पढ़ रहे हैं कोर्स लेकर, आप लोग थ्योरी वहां से करते चलो। और अभी इंडियन ज्योग्राफी कुछ 6-7 क्लासेस में जो यूट्यूब पर चल रही है प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद हिस्ट्री ही आएगी, वो हिस्ट्री आएगी। तो पहले फाउंडेशन वहां से कवर कर लो, थ्योरी वहां से कवर कर लो। प्रैक्टिस आपको यूट्यूब पर करनी है, प्लस एटीएम में भी आपके लिए प्रैक्टिस सेट्स रखे गए हैं।
हिस्ट्री हो चुकी है, आई गेस हिस्ट्री हो चुकी है, तो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो एटीएम में भी प्रैक्टिस मिल रही है, यूट्यूब पर भी प्रैक्टिस मिल रही है, तो थ्योरी पढ़ो तो सही पहले। प्रैक्टिस के लिए तो आपके पास एटीएम भी है, प्रैक्टिस के लिए आपके पास यूट्यूब भी है, करवा तो रहे, कमी थोड़ी है क्वेश्चंस की, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो खुशबू, बात यह है कि जैसे कल इंटरनेट का इशू रहा, ये जनरली होता नहीं है, पर इंटरनेट का कल इशू रहा, प्लस आज जो है हरीश सर जयपुर आए हुए हैं, तो थोड़ा सा उनके लिए टाइम निकालना पड़ा। और दूसरी चीज, कल से जो सारी चीजें हैं, आप जैसे कल जो क्लासेस मिस हुई, एक ही हुई, आज जो 2 हुई, ये सब कंपनसेट होंगी, क्लासेस का कोई नुकसान नहीं होगा आपका, ठीक है। तो ये 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि हम भी तो इंसान ही, साला कोई ना कोई काम आ ही जाता है, पर यह है कि हम इंश्योर करते हैं कि आपकी क्लासेस का नुकसान ना हो, ठीक है। और खुशबू या जो भी बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि सर रीशेड्यूल हो रही है क्लासेस जो है थोड़ी, तो वो 1 आध दिन की बात है, उसके बाद अपना मस्त सेम टाइम पे चलेगी, टेंशन ना लो, ठीक है, बिल्कुल टेंशन ना लो। बिल्कुल नंदा, करंट अफेयर्स 1 साल का नहीं, पूरे 1.5 साल का करेंगे, ठीक है, बस शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्लास जो है अब जैसे अभी क्लास हमारी चल रही है, अभी ये क्लास खत्म हो गई है, अब इस क्लास के बाद हमारी 5:15 पे दूसरी क्लास है, पॉलिटी की क्लास है, क्लास होगी वो होगी, पर उस क्लास को अब शुरू करने में थोड़ा सा, क्योंकि स्लाइड्स चेंज करना, लैपटॉप में उस क्लास की पुट करने में कम से कम भी 10 मिनट लगते हैं, तो 10 मिनट बाद सभी लोग मिलो वहां पर, ठीक है, 10 मिनट बाद, ठीक है भाई, 5:20 पर मिलते हैं, 5:20 पर मिलते हैं क्लास में, चलो जल्दी से, चलो भाई मिलते हैं, ठीक है।